हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। डेली डोज क्लास 18 जिसमें राजस्थान जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डेली डोज की टॉप 20 क्लासेज आपकी यूट्यूब पे होंगी, बाकी क्लासेज आपकी ऐप में होने वाली हैं। क्लास 18 में जियोग्राफी देखेंगे, ऐसे आगे चल के क्लास आपके 21 में हम इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे चल के साइंस के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इस तरह से हम सारा सब कुछ इसमें डेली डोज में भी कवर करते जाएंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस ही डेली डोज में कवर होगा, मैं आपको बता दूं। देखो, राखी के ऊपर ऑफर चल रहा है, शानदार ऑफर चल रहा है। 60% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जैसे आप स्टेनो का कोर्स परचेज करोगे केवल 399 में आपको यहाँ पे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेज भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस की क्लासेज भी मिल जाएंगे। जैसे अलग से सभी विषयों के आपके 100 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और पीडीएफ फाइल भी आपको केवल 399 में ऑफर में मिल जाएगी। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। और मैं पहले ही बता दूं, लगभग 90% स्टूडेंट इसका गलत उत्तर देने वाले हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 132-140 वर्ग मील है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या फिर अ दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा इसका? देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बात करें वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जब वर्ग मील में बात करेंगे तो 132-140 वर्ग मील है। तो अ व ब दोनों सही हैं। अच्छे से प्रश्न पढ़ना फिर उत्तर देना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। देखो, मैं साथ साथ आपको यह भी बताते हुए चलूंगा कि एग्जाम में अब हमारे पास 50 जिले हो गए हैं, तो ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा, बनने के चांसेस हैं या नहीं है, तो उन पे भी आप ध्यान देना, उन पे भी आप गौर जरूर कर लेना। जैसे राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ लगती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर की लगती है। 1070 की पाकिस्तान के साथ लगती है, ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। श्रीगंगानगर बनाता है, बीकानेर बनाता है, फलोदी भी बनाता है, फलोदी भी बनाता है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा नहीं बनाता है, फलोदी भी बनाता है, अनूपगढ़ भी बनाता है, ध्यान रखना। वैसे थोड़ा विवादित प्रश्न हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में वही पूछा जाएगा जो कन्फर्म हो, जो एकदम सटीक हो, ये ध्यान रखना आप। अगला है कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। देखो, सर्वाधिक सीमा बहावल नगर बनाता है और न्यूनतम सीमा उमरकोट बनाता है। पंजाब के दो प्रांत, प्रांत का मतलब आप स्टेट राज्यों से समझ सकते हो। पंजाब के दो प्रांत आपको ध्यान रखने, पाकिस्तान के दो प्रांत आपको ध्यान रखने को, पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत, ये सीमा बनाते हैं। और इनके जिले कौन से हैं? बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर हैं। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें से सर्वाधिक पूछे तो बहावल नगर, न्यूनतम पूछे तो उमरकोट। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। स्टेट की बात हो रही है, राज्यों की बात हो रही है। तो भारत के राज्य 5 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। पंजाब सबसे कम 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी सर्वाधिक 1600 और गुजरात 1022 की बनाता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? एमपी के साथ। हमारी ट्रिक थी कि भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, ये ट्रिक के साथ मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा, वहां भी आप देख सकते हो। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, भील से भीलवाड़ा, बाबा से बांसवाड़ा और बारा। उदयपुर नहीं होगा। चिप्स मतलब चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सह मतलब सवाई माधोपुर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप, उदयपुर नहीं बनाता है, उदयपुर नहीं बनाता है। को मतलब कोटा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, नाम बताइए। यूपी के कौन से जिले हैं? यूपी के आगरा और मथुरा हैं, दोनों हैं। तो ए व ब दोनों हमारा उत्तर होगा। यूपी के कौन से जिले हैं? ए और बी दोनों, आगरा मथुरा दोनों हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? देखो, एक तो पूछता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो है 826। एक पूछता है पूर्व से पश्चिम, ये है 869।
पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो 869 हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। ऐसा कौन सा जिला है? देखो, दो जिले हैं। एक तो है हमारा गंगानगर जिला। गंगानगर जिला क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है, और हम बात करें अंतर्राज्यीय, इधर पंजाब के साथ बना रहा है। फिर है बाड़मेर, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय है और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है। ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। झालावाड़ बनाता है। किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर की बनाता है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। यहां से प्रश्न आपके बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? स्टूडेंट कंफ्यूज ये रहेगा कि हमसे तो नया वाला पूछा जाएगा, नए वाले में कंफ्यूजिंग अभी भी ज़्यादा है, यहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब राजस्थान में 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था, ध्यान रखना, 26वां अजमेर बना था। और 33वां जिला जब बन गए थे, तो 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था। आज वर्तमान में 50 जिले हैं। 33 जिलों के बाद में केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडवाना, सलूम्बर, दूदू, सांचौर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना, डीग, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, इस तरह 50 जिले बन चुके हैं। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था? राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली, 33वां जिला प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 और करौली 19 जुलाई 1997 को बना था। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले में है? जखम कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में मिलेगा आपको। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है, जिसे हमें चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग जिसे हम कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पूर्वी मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है, 23% भाग पर है, 39% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना आप, 39। और ये जो पठारी भाग है हमारा, ये 6.89 भाग पर है, 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? इस प्रश्न के बनने के चांसेस कम रहेंगे। कुछ दूसरे तरीके से पूछे तो पूछा जा सकता है। क्यों कम रहेंगे? पहले 12 थे। देखो, पहले 12 में क्या था कि 4 तो आगे थे हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय, जैसे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब 2 और हो गए, अनूपगढ़ भी हो गया और साथ में फलोदी भी हो गया। साथ में इसके साथ 2 और आ जाते थे, जोधपुर आ जाता था और हनुमानगढ़ आ जाता था। साथ में शेखावाटी के 3 आते थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू, और साथ में जापान आता था। जापान का मतलब 3 जिले हो जाएंगे, जालोर, पाली और नागौर। तो इस तरह से टोटल 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 12 जिले हो जाएंगे इस तरह से करके। अब हम बात करेंगे 14 जिले हो जाएंगे अब, क्योंकि +2 ये भी हो गए हमारे पास। 2 जिले कौन से हो गए? अनूपगढ़ भी हो गया, फलोदी भी हो गया, ये वाला क्षेत्र भी हो गया, तो 14 हो गए। तो एक कन्फ्यूजिंग थोड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने के कम चांसेस रहेंगे। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? थार का मरुस्थल राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? देखो, थार के मरुस्थल का ढाल सदाबहार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। थार का नखलिस्तान किसे कहते हैं? थार का नखलिस्तान लाठी सीरीज को हम कहते हैं, लाठी सीरीज थार का नखलिस्तान कहलाती है। सेवण घास का साइंटिफिक नेम बता दो, फटाफट से बता दो। सेवण घास का साइंटिफिक नेम हो जाएगा लेसियूरस सिंडिकस। सेवण घास का साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। ये दुधारू पशुओं के लिए अच्छी रहती है, लगभग 10% तक इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है?
रेगिस्तान का मार्च मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, और रेगिस्तान के आगे बढ़ने से क्या होगा, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ेगी। जैसलमेर का नाचना गांव जाना जाता है, जैसलमेर का नाचना गांव। देखो दो बालू का स्तूप हैं, दो रेत के टीले हैं, जैसे ये दो रेत के टीले हो गए, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, दो रेत के टीले हो गए। तो दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, ये बन गया निम्न भूमि क्षेत्र, जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से, ऐसे बरसात का जल एकत्रित हो गया, ये देखो ये बूंद बूंद क्या है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, तो ये बालू का स्तूप, रेत के टीले भी भर रहे हैं, बरसात का जल इकट्ठा हो गया तो एक झील सी बन गई, अस्थायी झील। इस झील को क्या नाम दे दोगे, इसे पलाया झील बोल देंगे, पलाया झील इसे हम बोलेंगे। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि कहते हैं। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण करेंगे जो कृषि, वही कहलाएगी खड़ीन कृषि। राजस्थान की सबसे बड़ी रन थोब किस जिले में है, थोबा, थोब बाड़मेर, थोबा तो थोब बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। पवन की दिशा के समकोण में बनेंगे जो बालू का स्तूप, और ये सब कुछ मैंने ऐप में करवा रखा है, शानदार तरीके से करवा रखा है, एक बार में सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। जो पवन की दिशा के समकोण में बन जाएंगे बालू का स्तूप, उन्हें हम बोल देंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या बोल देंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोल देंगे। राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप भी है, और एग्जाम में भी सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। बरखान बालू का स्तूप है, क्योंकि ये गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। बरखान बालू का स्तूप गतिशील होते हैं, इसलिए मरुस्थल को भी ज्यादा बढ़ाते हैं। बालू का स्तूप ध्यान रखना, मरुस्थल के सर्वाधिक उत्तरदायी बरखान है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है, दो मुख्यालय पूछेगा, बोलेगा काजरी का मुख्यालय कहाँ है, एक आपसे बोलेगा आफरी का मुख्यालय कहाँ है, एक क्या बोलेगा, आफरी का मुख्यालय कहाँ है। तो चाहे काजरी बोल लेना, चाहे आफरी बोल लेना, जोधपुर कर देना, जोधपुर ही कर देना। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है, अरावली का नाम आ गया, पर्वत पठार का नाम आ गया, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जैसे पर्वत पूछ लिया अरावली, गोंडवाना लैंड, दक्षिण पूर्व पठारी भाग गोंडवाना लैंड। मैदान का नाम आ गया, तैतीस सागर का अवशेष है। मरुस्थल का नाम आ गया, तैतीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर, पूर्वी मैदानी भाग तैतीस सागर। तो ध्यान रखना, मरुस्थल मैदान तैतीस सागर, पर्वत पठार गोंडवाना लैंड। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, टोटल लंबाई तो 692 है, और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। टोटल 692, लगभग 80% तक राजस्थान में फैली हुई है। राजस्थान में पूछ लिया कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया, ये रट लेना, स्थान पूछेगा माउंट आबू होगा, स्थान पूछेगा माउंट आबू होगा। भारत में स्थान पूछेगा मासिन राम होगा, इंडिया में पूछेगा मासिन राम हो जाएगा, मेघालय का, क्योंकि ये गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ उनके वहाँ पर स्थित हैं। तो आपसे पूछा है स्थान तो माउंट आबू हो जाएगा। आपसे जिला पूछेगा, झालावाड़ करना है, जिला पूछेगा झालावाड़ कर देना। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देवबारी दर्रे पूछेगा तो झीलों की नगरी उदयपुर। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवबारी दर्रे तो झीलों की नगरी उदयपुर। लेकिन देसूरी की नाल और सोमेश्वर नाल दर्रे पूछेगा, पासेज बोलते हैं दर्रों को, जो तंग रास्ता होता है वही दर्रा कहलाता है, उसे हम पाली उत्तर दे देंगे। देसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल पूछेगा तो हमें पाली उत्तर आंसर हमारा करेंगे। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, अगर उत्तरी अरावली की पूछेगा तो रघुनाथगढ़ हो जाएगी, जिसकी हाइट लेंथ है 1000, ऊंचाई 1055 है, 1055 मीटर। और दूसरी पूछेगा तो खो हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ उदयपुर में बिल्कुल भी नहीं है, मत चले जाना देखने, उदयपुर में नहीं दिखेंगी, अलवर में दिख जाएंगी। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मध्य अरावली की पहली है गोरमजिया मायर जी, तो दूसरी तो तारागढ़ है। पहली गोरमजिया मायर जी हो जाएगी और दूसरी तारागढ़ हो जाएगी। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने, आपको ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि नामों से किस नदी को, माही नदी को। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, माही नदी हो जाएगी।
प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को लगता है, किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है? जहाँ पर सोम, माही, जाखम दिख जाएंगे वो उत्तर कर देना। तो माही, सोम, जाखम पे लगता है। ये देखो ट्रिक से नदियां करवाई हुई हैं, ऐप में देख लेना, मजा आ जाएगा। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिरोही के निकट नया सानवरा से होता है। सिरोही के निकट नया सानवरा गांव से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनकी शुरुआत होती है गांधी सागर बांध से, फिर आएगा राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। राजस्थान में गांधी सागर नहीं है क्योंकि गांधी सागर एमपी में है। गांधी जी कहाँ बैठे हुए हैं? एमपी में बैठे हुए हैं। किस नदी को कामधेनु कह देते हैं? नित्यवाही कह देते हैं, बारहमासी कह देते हैं, चरमण्यवती कह देते हैं, चंबल नदी को कह देते हैं। चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में आ जाती है चंबल नदी। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में दाईं ओर से मिलती है? काली सिंध, कुन्नू, पार्वती, तीनों ही बहनें दाईं ओर से मिलती हैं। काली सिंध, कुन्नू, पार्वती तीनों ही दाईं ओर से मिल जाती हैं। फिर है कि सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण चंबल नदी ही करेगी। सर्वाधिक बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि कौन बना देगी? चंबल नदी ही बनाएगी। चंबल नदी ही बनाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 हमारी स्क्रीन पर है कि बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? देखो राजस्थान में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर सभी में बहती है। लेकिन ध्यान रख लेना, अब न्यू ज्योग्राफी में इस तरह के प्रश्न कम पूछे जाएंगे। ये नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, ऐसे प्रश्न कम बनेंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना, समझ लेना, ऐसे प्रश्न कम बनेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे। जैसे अगला प्रश्न है, इसीलिए मैंने लिया है राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताएं जो 6 जिलों में बहती हैं। तो ऐसे प्रश्नों के बनने के कम चांसेस रहेंगे। इसका उत्तर हम बात करेंगे बनास, चंबल, लूणी हो जाएगा। लेकिन अब जिलों के चेंज होने के बाद में इस तरह के प्रश्नों के बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। भीलवाड़ा के बिगोद में 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ये 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास है, बेड़च है, मेनाल है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रख लेना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, ठीक है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, ठीक है। खारी नदी का उद्गम देवगढ़ पहाड़ियाँ, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही है। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? बता दो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ध्यान रखना। गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। निम्न में से काली सिंध नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बता दो। काली सिंध नदी की सहायक नदियां उजाड़, वन, नीचो, आम, ये सारी हैं। ट्रिक है ये, उजाड़, वन, नीचो, आम जो मैंने बताई थी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सी नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है, जो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर वहां पे विलुप्त हो जाती है। नमभूमि क्षेत्र वो। किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टवती, सरस्वती आदि नामों से कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर में किस नाम से जाना जाता है? बहावलपुर में हकरा नाम से जाना जाता है, हकरा। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या बोल दोगे? नाली बोल देंगे। क्या बोलेंगे? नाली। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली बोल देंगे। उस नदी का नाम बता दो जो उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर से निकलेगी तथा वराह नदी के नाम से जिसे हम जानते हैं। रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है? किसको कहते हैं? काकनी या काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? अच्छा प्रश्न है। कौन सी नदी है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी किनारे ही विकसित हुई थी। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताओ। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? हम बताएं। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। जयसमंद झील है। तो जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी।
किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? जैसमंद झील को ही कहा जाता है क्योंकि ढेबर दर्रे से होकर इसमें पानी आता है। जैसमंद झील में कुल 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे छोटा है ना वो प्यारा सा है, तो प्यारी। सबसे बड़ा बाबा का बागड़ा है, मगरा है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से हमें जानते हैं, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, कौन सी? राज प्रशस्ति है। प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। किस झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है? ये कौन सी झील है? पिछोला झील ही है, पिछोला झील है, पिछोला झील। एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था अपने बैल की स्मृति में, याद में। सिलीसेट झील कहाँ है बताओ? सिलीसेट झील तो अलवर में है। कोलायत झील कहाँ है बता दो? कोलायत झील तो बीकानेर में है। बालसमंद झील कहाँ है? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर में। कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील बता दो कौन सी है? लूणकरण, डेगाना, कुचामन, ताल छापर, थोप, फलोदी, उपरोक्त सभी सारी खारे पानी की झीलें। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की थी। उस समय कुल कितने संभाग थे? उस समय तो 5 ही थे। कौन कौन से थे? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, 5 संभाग थे। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया? वह 6 संभाग बने थे। ये कौन थे? हरिदेव जोशी ने जोश जोश में शुरू कर दिया था। हरिदेव जोशी ने जोश जोश में शुरू कर दिया था। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बन गया था? भरतपुर की बात करेंगे तो 7वां संभाग बन गया था 4 जून 2005 को 7वां संभाग बन गया था। वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं। वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया? मतलब हमारे राजस्थान ने जब राजस्थान को पता लगा कि भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू हो गया, तो हमने भी कर दिया 1 सितंबर 1973 को ही। कब कर दिया? 1 सितंबर 1973 को ही। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना कब प्रारंभ हो गई? उसी साल 1973 में फिर हमने बाघ परियोजना लेकर आ गए, रणथंभौर बाघ परियोजना। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है बताओ? राजस्थान की दूसरी की बात करेंगे तो सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर जयपुर वाला क्षेत्र जिसमें आता है सरिस्का बाघ परियोजना है। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1955 में इसे राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया, बहुत बढ़िया। 1973 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, बहुत बढ़िया। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बढ़िया। यह राजस्थान का सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर वाला। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह कुल 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 29 है, केवल 29 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 81 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिल गया था। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे कि केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1981 में इसे वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 2 स्थल वेटलैंड सूची में हैं, बिल्कुल 2 ही स्थल हैं। एक तो केवलादेव वाला है, एक हमारा सांबर झील वाला है। 1985 में इसके यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक है। यह यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन नहीं, शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। वहाँ क्या बहुत ज़्यादा साइबेरिया में सर्दी पड़ती है, इसलिए आते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? मुकुंदरा हिल्स के बारे में कौन सा गलत है? यहाँ गागरोनी तोता, बिल्कुल गागरोनी तोता है। यहाँ कोटा महाराव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबलीमिणी का महल, बिल्कुल है अबलीमिणी का महल। तो 2013 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई, बिल्कुल ही। उपरोक्त सभी ही सही हैं, सारे सही हैं, ऑल आर परफेक्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है राजस्थान का? राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, जैसलमेर की तरफ आपको मिल जाएगा।
कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर आबूएंसिस डिक्लेप्टेरा पादप भी पाया जाता है? कौन सा है बता दो, फटाफट बता दो। माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरियों का स्वर्ग आदि नामों से किसे जाना जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है, सीता माता अभ्यारण्य। उस किले का नाम बता दो जिसका निर्माण कर्नल टोड ने करवाया और जहां विजय सिंह पथिक को कैद भी रखा गया था। ये टोडगढ़ का किला है, टोडगढ़ का किला। ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है वो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है एवं यहीं से परवन नदी होकर गुजरती है? कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सांपों की शरण स्थली। रामसागर, केसरबाग व वन विहार अभ्यारण्य कहाँ हैं? ये सारे अभ्यारण्य धौलपुर में हैं, सारे धौलपुर में। रामसागर, केसरबाग, वन विहार तीनों धौलपुर में हैं। बंद बरेठा अभ्यारण्य तो भरतपुर में है, बंद बरेठा भरतपुर में। बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर में है। गोड्डा वन, लास्ट में वन किसके लगा हुआ है? केवल इसी के लगा हुआ है, गोड्डा वन। तो गोड्डा वन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में दिया गया। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला? दैनिक तापांतर, ताप प्लस अंतर बराबर तापांतर। ताप में अंतर होगा जैसलमेर में, दैनिक तापांतर में अंतर सर्वाधिक जैसलमेर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान की बात कर लें, क्या आप तो जिला ही बोल देंगे? सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा? फलोदी हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है, जो रब्बी की फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है। रब्बी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों ये है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस क्षेत्र में BWHW पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान में थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CAW दर्शाता है, CAW। त्रिवार्था वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है, BWH दर्शाता है, BWH। ये अच्छे से करवा रखा मैंने ऐप में सारी चीज़ें। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल है, तो रेतीली मिट्टी यहाँ मिलेगी आपको। एक सेकंड। रेह, कल्लर एवं उसर किस मृदा के अन्य नाम है? रेह, कल्लर, उसर लवणीय मृदा के नाम है, लवणीय मृदा के नाम है। मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का समाधान क्या होगा? मिट्टी में खारापन आ गया, क्षारीय आ गया, इस समस्या का समाधान हो जाएगा कि खेतों में आप जिप्सम का प्रयोग करो, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करो। अम्लीय मिट्टी को कैसे सही करोगे आप? अम्लीय मिट्टी को चूना से सही किया जा सकता है, चूना से। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती है? सवाई माधोपुर में भूरी मृदाएं मिल जाएगी, भीलवाड़ा मिल जाएगी, अजमेर में मिल जाएगी, टोंक में मिल जाएगी, करौली में मिल जाएगी। इस क्षेत्र में भूरी मृदाएं देखने को आपको मिल जाएगी। राजस्थान में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पाली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और अंतिम 100 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? जोधपुर, जयपुर में राजस्थान में मृदा की परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में, जिसका आपको उत्तर देना है, जवाब देना है। देखो, आपको ये बताना है, जो हम बात कर रहे थे जयसमंद झील के बारे में, जयसमंद झील किस जिले में है? जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका कमेंट करना। और एक बार वापस बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट है सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से समझ लें। केवल आपको अब 399 में आपके स्टेनो का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 50 डेली डोज की क्लास भी मिल जाएंगी, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे 399 में ही, वीडियो क्लासेज भी मिल जाएंगी, PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, और इसकी PDF फाइल भी आपको वहीं ऐप में मिलेगी। धन्यवाद।